नमस्कार, मैं स्नेहल। कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बैंक की हर योजना को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बैंक प्रबंधन कटिबद्ध है। कर्नाला बैंक के 16वें वार्षिक सर्वसाधारण सभा में विधायक विवेक पाटिल का प्रतिपादन। सागरी सुरक्षा में ढिलाई बरतने वाले कांग्रेस सरकार पर विधायक विवेक पाटिल का प्रहार। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में उठाया सागरी सुरक्षा का मुद्दा। सिडको प्रशासन छिड़क रहा है प्रकल्प बाधित किसानों के जख्मों पर नमक। कोंकण कमिश्नर एसएस संधू की मनमानी का प्रकल्प बाधित किसानों ने किया कड़े शब्दों में निषेध। और राह चलते नागरिक एवं कार चालकों को लूटने वाला ठगसेन पहुंच गया सलाखों के पीछे। कर्नाला बैंक की 16वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार को कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में संपन्न हुई। इस सभा को मार्गदर्शन करने के लिए बैंक के अध्यक्ष विधायक विवेक पाटिल को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल आदि सहित बैंक संचालक एवं भागधारक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कर्नाला नागरिक सहकारी बैंक की 16वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार को कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में संपन्न हुई। इस सभा को मार्गदर्शन करने के लिए अध्यक्ष विधायक विवेक पाटिल को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर बैंक के संस्थापक सदस्य शंकर शेठ पाटिल, पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल, शेका पक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत, पंचायत समिति के पूर्व सभापति प्रमोद भगत, आरडीसी बैंक के संचालक चंद्रशेठ घरत, बैंक के उपाध्यक्ष पुंडलिक म्हात्रे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत सुताने आदि सहित बैंक के संचालक, भागधारक तथा ग्राहक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस सर्वसाधारण सभा में बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत सुताने ने बैंक प्रोसीडिंग के जरिए सन 2010 और 2011 में बैंक ने तय किए सफर का जायजा लिया। गेली 2 ते 3 वर्ष बँकिंग क्षेत्रासाठी, विशेषतः सहकारी क्षेत्रासाठी, बँकांसाठी परिवर्तनाचे वर्ष मानता येतील। नवनवीन बदलामुळे बँकेने आपले अस्तित्व कसे टिकवावे, ते सुदृढ होऊन कसे वाढावे यामध्ये सजगता आली आहे। मध्यंतरी बँकिंग क्षेत्रात विलीनीकरण व एकत्रीकरणाबाबत वारे जोरात वाढत होते। यात आर्थिकदृष्ट्या अशक्त बँकांना यापैकी एक मात्र स्वीकारावा लागत होता। अशा परिस्थितीतून छोट्या आकाराच्या परंतु आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या बँकांनी स्वतःची कार्यक्षमता, उत्तम ग्राहक सेवा व व्यवसायाची व्यवस्थापनाची कास धरून आपल्या बँकेचे व्यवहार सुलभ व पारदर्शक ठेवून टिकवून ठेवले आहे। भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सक्षम धोरणामुळे भारतीय बँकिंगची व्यवस्था हे धक्केपासून सुरक्षित राहील। आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या विकासाच्या दृष्टीने नागरी बँकाच महत्वपूर्ण कार्य करीत आहे आणि सर्वांगीण विकासाचे नागरी बँक हे सर्वोत्तम साधन असल्याने राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांना कितीही लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला तरीही नागरी सहकारी बँकेची वाढ व विकास कोणीही थोपवू शकणार नाही। या बँकांच्या स्वावलंबनाचा पुरावा म्हणजे त्यांच्या ठेव वाढीचा वेग हा राष्ट्रीय व व्यापारी बँकांपेक्षा अधिक आहे। नागरी बँकांच्या व्यवस्थापनाची व्यावसायिक दृष्टी व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याची वृत्ती ठळकपणे दिसते। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक की कामयाबी में भागधारकों ने अहम भूमिका निभाई है और आगे भी वो बैंक को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। बँकेची प्रगती चाललेली आहे, ही प्रगती आपल्या सर्वांमुळे अतिशय चांगली चाललेली आहे आणि आता घ्यावं लागेल। मला या ठिकाणी काही गोष्टींचा उल्लेख करावा लागेल की सहकारी बँकांची परिस्थिती फार वाईट असताना देखील या ठिकाणी आपल्या बँकेवर लोकांचा असणारा विश्वास, जनतेचा असणारा विश्वास हा निश्चितपणे ठामपणे आपल्या पाठीशी उभा असल्यामुळे गेल्या वर्षीपेक्षा, गेल्या आर्थिक वर्षापेक्षा आत्ता झालेल्या आर्थिक वर्षामध्ये आपण जर एकंदर बघितला तर एकंदर ठेवीमध्ये आपण गेल्या वर्षी 46 कोटी वाढ झालेली आहे आणि या आता 31 मार्च पासून 30 जून पर्यंत 9 कोटींनी वाढ करण्यामध्ये आपण एनपीएचं प्रमाण जे आपण 60% झालेलं होतं ते 3.92 आणण्याचा विचार आपण आणलेला आहे आणि ते आपल्याला ह्या आजच्या केंद्र सभेमध्ये बाहेर येतो की येत्या 31 मार्चला आपलं हे एनपीएचं प्रमाण 0% आणण्याचे आपल्याला या निमित्ताने बाहेर येतो आणि 0% एनपी असलेले एक आदर्श बँक म्हणून अभिमानाने आम्हाला सांगता येईल अशा प्रकारे बँकेचं काम आपण निश्चितपणे करणार आहोत। आपल्या बँकेच्या सर्व सेवकांना, मग अधिकारी असतील, कर्मचारी असतील, यांना चांगल्या प्रकारचं ट्रेनिंग देण्याचा सातत्याने आपण
आपण प्रयत्न करत असतो आणि आपला स्टाफ ट्रेन राहायला पाहिजे, लोकांच्या सेवेसाठी चांगल्या प्रकारे त्यांनी काम केलं पाहिजे, म्हणून त्यांना सातत्याने ट्रेनिंग देत असतो. आणि मला सांगायला अतिशय अभिमान वाटतो की आपला बँकेचा अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग अतिशय चांगली मेहनत घेऊन चांगल्या पद्धतीने लोकांना सेवा देत असतं आणि म्हणूनच बँकेची प्रगती या ठिकाणी आपल्याला वाढत असते. बँकेचे संचालक मंडळ देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीने बँकेच्या मासिक सभेमध्ये वेगवेगळ्या चांगल्या प्रकारच्या सूचना करत असतात. त्यांचं मार्गदर्शन हे संचालक मंडळाचं चांगल्या पद्धतीने बँकेच्या कारभारासाठी होत असतं. कोऑपरेटिव बैंकों में एसएमएस द्वारा बैंकिंग सेवा देने वाली कर्नाला बैंक ने समूचे रायगढ़ में पहला स्थान अर्जित किया है, जहां ग्राहकों को एसएमएस द्वारा उनके ट्रांजैक्शन की जानकारी उपलब्ध होगी, ऐसा प्रतिपादन श्री पाटिल ने किया. बँकेने आजपासूनच आजच्या आपल्या 16व्या वार्षिक सभेच्या दिवशी बँकेने एसएमएस सर्व्हिस आपल्या ग्राहकांसाठी सुरू केलेली आहे. आता एसएमएस सर्व्हिस काय तर आपल्या खात्यावर मग आपलं खातं सेव्हिंग खातं असेल, आपलं खातं करंट खातं असेल, आपलं खातं ओडिया असेल, सीसी असेल, आपलं खातं एफडीआरचं असेल, या सगळ्या खात्यावर जे जे ट्रान्झॅक्शन होईल, एखाद्या खात्यामध्ये तुम्ही एक चेक आज टाकला, तो चेक इंटरेस्टला गेला आणि तो दुसऱ्या दिवशी आपल्याला पास झाला तर तुमच्या खात्याला ते क्रेडिट मिळाल्यानंतर तुम्हाला तातडीने एक एसएमएस येईल. आपल्याला आपण जो मोबाईल नंबर देणार आहात त्यासाठी बँकेने एक फॉर्म आपल्यासाठी ठेवलेला आहे, तो फॉर्म आपण भरून द्यायचा आहे आणि त्या फॉर्मवर तुमचा मोबाईल नंबर असणार आहे. तुम्ही एक दिला नंबर तर एकाच आहे, 2 नंबर दिला तर 2 मोबाईलवर एसएमएस जाणार आहे आणि नेमका तो चेक पास झाला त्याची अमाऊंट किती आहे याची माहिती तुम्हाला मिळेल आणि त्याचबरोबर तो चेक पास झाल्यानंतर ती अमाऊंट तुमच्या खात्यात जमा झाल्यामुळे तुमच्या खात्यामध्ये आता बॅलन्स किती झालेला आहे ते देखील त्या एसएमएसच्या माध्यमातून तुम्हाला मिळणार आहे. तर अशा प्रकारची सर्व्हिस देणारी कर्नाला बँक ही पहिली बँक आहे, अभिमान वाटतो. बैंक के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र की हर योजना को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बैंक बाध्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए श्री पाटिल ने कहा कि गोल्ड लोन योजना के तहत लोन पाने में ग्राहकों को हो रही देरी को देखते हुए सोना परीक्षण का प्रशिक्षण बैंक कर्मचारियों को दिया जाएगा. बँकेने कर्जाच्या बाबतीत सुद्धा एक नवीन पद्धत आपण थोडीशी घेतलेली आहे. आपण गोल्ड लोन सोने तारण कर्जाची सुरुवात आपण केलेली आहे, पण अजून एवढ्या लवकरात लवकर सोने तारण कर्ज देण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. त्याला एक लोकांचा चांगला रिस्पॉन्स या ठिकाणी मिळत आहे आणि हे रिस्पॉन्स मिळत पाहिल्यानंतर अजून सोने कर्ज घेणाऱ्यांसाठी एक स्कीम आखावी म्हणून बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना आज काय करतो, सोनं आलं की ते आपण सोनाराकडे पाठवतो, मग तो सोनाराकडे गेल्यानंतर त्याच्याकडनं रिपोर्ट येतो, आपल्याला थांबावं लागतं. म्हणून आपण आपल्या स्टाफपैकी प्रत्येक बँकमध्ये 2 ते 3 अधिकाऱ्यांना त्याचं ट्रेनिंग देऊन बँकेमध्येच सोनं सोनाराकडे न जाता बँकेचेच अधिकारी ते सोनं चेक करतील आणि तिथल्या तिथं त्याला म्हणजे सोनं तारणपूर जो कर्ज घ्यायला आपल्याकडे येईल त्याचं जर आपल्या बँकेत खाते असलं पाहिजे आणि जर बँकेत खाते नसेल तर बँकेत खातं असणारा त्या ठिकाणी त्याला ओळख देणारा असेल तर 10 मिनिटाच्या आत त्याला एवढं देण्याची व्यवस्था करण्याचा मनोदय या ठिकाणी आपल्याला आहे. इस कार्यक्रम में बैंक भागधारकों के गुणवान विद्यार्थियों का सत्कार उपस्थित गणमान्यों के हाथों किया गया. प्रस्तावित नवी मुंबई हवाई अड्डे को लेकर प्रकल्प बाधित 18 गांवों के किसानों में काफी असंतोष फैला हुआ है और इस असंतोष का ज्वालामुखी तब फूट पड़ा जब कोकण आयुक्त एसएस संधू ने प्रकल्प बाधित किसानों के जख्मों पर नमक छिड़का. बृहस्पतिवार को ऐसा क्या हुआ कि प्रकल्प बाधित किसानों के गुस्से का लावा ज्वालामुखी बनकर बाहर आया. एक नजर खबर पर. एक तरफ सेज का राक्षस जीने नहीं दे रहा है तो दूसरी तरफ नवी मुंबई हवाई अड्डे का भूत सोने नहीं दे रहा है. कुछ ऐसे ही हालात हैं रायगढ़ के किसानों के, खास करके पनवेल उरण के प्रकल्प बाधित किसानों के. एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं. इस कश्मकश में है पनवेल उरण के किसान. हालांकि सेज को खदेड़ने के लिए किसानों ने एकता का परिचय दिया और अंबानी भाइयों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया, मगर फिर एक बार सरकार ने उन्हें मोहलत देकर भू संपादन के लिए छूट दे दी और वर्तमान स्थिति में फिर एक बार किसानों को सेज से डराने का घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस सरकार ने रचा. और तो और जिस प्रस्तावित नवी मुंबई हवाई अड्डे को लेकर प्रकल्प बाधित किसान आक्रोशित हैं, उन किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं. हम आपको बता दें कि प्रस्तावित नवी मुंबई हवाई अड्डे के लिए पनवेल तालुका अंतर्गत 18 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाने वाली है, मगर जमीन अधिग्रहण से पहले
प्रकल्प बाधितों की मांगों को पूरा किया जाए, ऐसा दृढ़ निश्चय स्थानीय किसानों ने किया है और इसी दृढ़ निश्चय के चलते सिडको के खेमे में चिंता का वातावरण है। इसीलिए तो सिडको के अधिकारी प्रकल्प बाधितों में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी कोशिशों को नाकाम होता देख अब इन अधिकारियों ने नया पैंतरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। किसानों के साथ बैठकें बुलवाकर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं, इसका आभास निर्माण करने वाले सिडको अधिकारियों ने हर बार केवल बैठक बुलाने का ही फार्स किया, मगर किसानों की मांगे आज भी जैसी की तैसी हैं। बृहस्पतिवार को कोंकण कमिश्नर SS संधू ने तो हद ही कर दी। जो किसान अपने जिगर का टुकड़ा प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए दे रहा है, उसी किसान के भावनाओं के साथ कोंकण कमिश्नर SS संधू ने खिलवाड़ किया। जब प्रकल्प बाधित किसान संघर्ष कृति समिति की बैठक बुलाई गई, तो इस बैठक में हो रहे निर्णयों में पारदर्शिता लाने हेतु समिति ने टीवी चैनल्स के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया, मगर पत्रकार और टीवी चैनल्स के प्रतिनिधियों को देखते ही संधू महाशय अपना आपा खो बैठे और उन्होंने किसानों को धमकाना शुरू कर दिया कि पत्रकारों को बैठक में उपस्थित न रखा जाए, वरना पुलिस बल बुलाकर उन्हें बैठक से बाहर किया जाएगा और उनके साथ साथ किसानों पर भी पुलिसी कार्रवाई की गाज गिरेगी। कोंकण कमिश्नर के यह तेवर देखने के बाद प्रकल्प बाधितों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उनके इस रवैये का कड़े शब्दों में निषेध किया। किसानों ने SS संधू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने आक्रोश को जाहिर किया। इस पूरे मामले के बारे में नवी मुंबई हवाई अड्डा प्रकल्प बाधित किसान संघर्ष कृति समिति के पदाधिकारियों ने हमारे कैमरे के सामने अपना आक्रोश जाहिर किया और सरकार की दोगली नीति पर जोरदार प्रहार किया। 1999 अधिनियम लागू करण्यासंदर्भात त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात कमिशनरच्या बाबतीत, सिडकोच्या बाबतीत आणि शासनाच्या बाबतीत एक उद्रेक होता आणि ते जी भाषा इथे मागच्या मीटिंग मध्ये आयुक्तांनी केली होती त्या बाबतीत ऑन द रेकॉर्ड व्हावं आणि याच्यानंतर ती परिस्थिती आहे ती डिटेल्स मध्ये यावी म्हणून आम्ही आग्रह दिलेला आहे की ती जे काही इथे चर्चा होईल ते ऑन द कॅमेरा ऑन द रेकॉर्ड व्हावी आणि जसे तसे लोकांना समजावी होय म्हणून आम्ही आग्रह दिला आणि त्या गोष्टीला आयुक्तांनी विरोध केलेला आहे। ही गोष्ट शेतकऱ्यांना अजिबात मान्य नाही आणि त्याच्याशिवाय त्यांनी सांगितलं जर तुम्ही इथे गडबड करा तर आम्ही पोलिसांना बोलू। ही दमदाटीच्या भाषेत शेतकरी ऐकून घेणार नाहीत म्हणून याचा निषेध करून आम्ही आमची ही सभा निषेध करून प्रकोप करतो। आज विमानतळाच्या संदर्भात कोकण आयुक्त संधू यांनी एक मीटिंग बोलवली होती। त्या मीटिंगसाठी आम्ही गेले असता तिथं मीटिंग चालू होण्याच्या अगोदरच त्यांनी त्यांचे काही चित्र पाठवून जे आम्ही कॅमेरे पत्रकार बोलवले होते त्यांना बाहेर काढण्यासाठी आम्हाला त्यांनी रिक्वेस्ट केली, परंतु तिथंच आम्ही त्यांना पहिल्यांदाच विरोध केला। बाबा ही जी मीटिंग होतो ह्याचं शेतकऱ्यापर्यंत काय मेसेज जायला पाहिजे यासाठी आम्ही कुठले 2 चॅनल पत्रकार यांना बोलवले होते आणि त्यांना बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी सांगितलं आणि बाहेर जर तुम्ही काढले नाही तर आम्ही पोलीस बंदोबस्त मागून त्यांना बाहेर काढू। या निषेधार्थ आम्ही त्यांचा निषेध करून ताबडतोब मीटिंग बरखास्त करून बाहेर। कुल मिला के इस मामले को देखने के बाद यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार प्रकल्प बाधित किसानों के पीठ में खंजर भोंकने का घिनौना पाप कर रही है। कैमरा पर्सन किरण पाटिल के साथ कर्नाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। बोगस राशन कार्ड के जरिए राशन दुकानों में गरीबों को मुहैया कराए जाने वाले जीवन आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी का मुद्दा विधायक विवेक पाटिल ने सदन में उठाया। श्री पाटिल ने इसके बारे में औचित्य मुद्दा उपस्थित कर फर्जी राशन कार्डों पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा ठोस उपाय करने की मांग की। राशन दुकानों पर गरीबों के लिए वितरित किए जाने वाले धान्य की कालाबाजारी फर्जी राशन कार्डों के जरिए सरेआम की जा रही है। हालांकि यह सब फर्जी राशन कार्ड धारक और राशन दुकानदारों के मिलीभगत के बिना असंभव है, लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस तरह से यह कालाबाजारी हो रही है उसे देखते हुए मन में सवाल उठता है कि क्या सरकार इसीलिए राशन दुकानदारों को धान्य या जीवनावश्यक वस्तु मुहैया कराती है। इस तरह से राशन दुकानों में कालाबाजारी होने के कई किस्से सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार का धान्य आपूर्ति विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है और कालाबाजारी करने वाले मुनाफेखोर खुलेआम घूम रहे हैं।
कालाबाजारी का एक ऐसा ही मामला दिसंबर 2010 में पुणे जिला अंतर्गत रामोशीवाड़ी में सामने आया था। इस मामले में भी फर्जी राशन कार्ड के जरिए हजारों रुपयों के केरोसिन की कालाबाजारी की गई थी, जिसके बाद मामले के दोषियों पर कार्रवाई कर 3 दुकानदारों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए थे, मगर मामले की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। बुधवार को प्रश्नोत्तर के कार्यकाल में जब यह मामला सदन में उठाया गया तो खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री अनिल देशमुख ने गोलमटोल जवाब देते हुए मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया। मंत्री अनिल देशमुख के जवाब पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विधायक विवेक पाटिल ने सरकार को सुझाव दिया कि फर्जी राशन कार्ड धारकों की समस्या काफी गंभीर है और फर्जी राशन कार्ड के जरिए बड़े पैमाने पर जीवनावश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी की जाती है, लिहाजा इस कालाबाजारी को रोकने के लिए ठोस उपाय करने की जरूरत है। इस तरह की धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए राशन कार्डों को कंप्यूटराइज्ड कर बायोमेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। श्री पाटिल के सुझाव पर गंभीरता से सोचते हुए मंत्री अनिल देशमुख ने राशन कार्डों को कंप्यूटराइज्ड कर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने के बारे में जल्द ही फैसला किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। कुल मिला के विधायक विवेक पाटिल के प्रयासों से जीवनावश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों पर अंकुश लग जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई विधानमंडल से कर्नाला टीवी के लिए नीलेश महात्रे की रिपोर्ट। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक, त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक, बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं
फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांजा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा। डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 9167 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी मार्ट। जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। हमारे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर आए दिन चर्चा होती रहती है, लेकिन बावजूद इसके आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो रहे हैं। राज्य की सुरक्षा का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। जुहू समुद्री तट पर अज्ञात और संदिग्ध जहाज जाने के बावजूद भी तटरक्षक बल बेखबर था। इसी मुद्दे को विधायक विवेक पाटिल ने सदन में उठाया और सागरी सुरक्षा में सरकार द्वारा बरती जा रही ढिलाई पर नाराजगी जाहिर की। मुंबई पर बार बार हो रहे आतंकी हमलों के बावजूद भी वर्तमान कांग्रेस सरकार खर्राटे ले रही है। 26/11 के आतंकी हमले के बाद समुद्री सुरक्षा का मुद्दा भी चर्चा में आया था, क्योंकि आतंकवादी समुद्री मार्ग से ही मुंबई में दाखिल हुए थे। हालांकि जब चर्चाओं का बाजार गर्म था, तब सरकार ने बड़े बड़े डींगे भी हाँके कि समुद्री सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाएगा। समुद्री तटों पर सुरक्षा के लिए आधुनिक सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। मगर कुछ ही दिनों बाद सरकार के वादों की पोल खुल गई और 13/7 को फिर एक बार मुंबई पर आतंकी हमला हुआ। मामले में लगभग 30 बेगुनाह लोग मारे गए। अब की बार आतंकियों का सुराग ढूंढने में भी सरकार नाकाम रही, लेकिन इस दौरान फिर समुद्री तटों की सुरक्षा का मुद्दा उपस्थित हुआ। मगर केवल डींगे हाँकना और घटना के बाद बड़े बड़े शहरों में इस तरह की छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऐसा कहकर शहीदों का अपमान करने वाले कांग्रेस सरकार को लोगों की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। इसकी एक और मिसाल हाल ही में देखने को मिली। 30 जुलाई 2011 को MV पवीर नामक मालवाहक जहाज दिशाहीन होकर जुहू के समुद्री तट पर पहुंचा। आमतौर पर भारतीय नौसेना के क्षेत्र में अगर कोई अज्ञात और संदेहजनक जहाज आता है तो उसकी जांच की जाती है और उस पर कार्रवाई भी की जाती है।
मगर एमवी पवीर किनारे पर पहुंचने तक तटरक्षक बल और सागरी सुरक्षा बलों को उसके बारे में खबर तक नहीं मिली। इसी से हमारी सागरी सुरक्षा कितनी पैनी है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इस मामले की गूंज विधानसभा में सुनाई ना दे यह संभव नहीं था। इस गंभीर मसले पर विधायक विवेक पाटिल ने बुधवार को सदन में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें श्री पाटिल ने मांग की कि सागरी सुरक्षा के मामले में सरकार अपने ढीले रवैये को छोड़ दे और सागरी सुरक्षा को चाक चौबंद करे, अन्यथा मुंबई सहित देश के अन्य शहरों पर आतंकी आक्रमण होते रहेंगे और बेकसूर लोगों की जानें जाती रहेगी। विधायक विवेक पाटिल द्वारा उपस्थित किए गए स्थगन प्रस्ताव पर भाष्य करते हुए विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल ने सरकार को निर्देश दिए कि उपरोक्त मामला काफी गंभीर है, लिहाजा सरकार इस मामले पर गंभीरता से सोचे और ठोस कदम उठाए। उम्मीद है कि विधायक विवेक पाटिल द्वारा की गई इस पहल के बाद सरकार सागरी सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचेगी और आतंकवाद पर अंकुश लगाकर बेकसूर लोगों की जानें बचाएगी। मुंबई विधानमंडल से करनाला टीवी के लिए नीलेश म्हात्रे की रिपोर्ट। गवाण विभाग हमारी कर्मभूमि है, ऐसा ढिंडोरा पीटने वाले कांग्रेस नेता रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर को उन्हीं के विभाग के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार झटका दिया है। प्रशांत ठाकुर के जन्म दिवस पर ही इन कार्यकर्ताओं ने शेका पक्ष में प्रवेश कर कांग्रेस की निष्क्रियता पर मुहर लगाई। वरिष्ठ नेता धाऊशेठ भोईर, युवा नेता राहुल भोईर, ज्ञानेश्वर पारगांवकर आदि ने शुक्रवार को शेका पक्ष में प्रवेश किया। कांग्रेस के विधायक प्रशांत ठाकुर और पूर्व सांसद रामशेठ ठाकुर की ज्यादतियों से तंग आकर उनकी कर्मभूमि माने जाने वाले गव्हाण विभाग के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को शेतकरी कामगार पक्ष में प्रवेश किया, जिनका सत्कार विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष JM म्हात्रे, जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल आदि गणमान्यों के हाथों किया गया। करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित इस पक्ष प्रवेश कार्यक्रम के लिए शेका पक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत, एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल, करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष सदाशिव साबले, रविशेठ पाटिल, पंचायत समिति के पूर्व सभापति गजानन माली, प्रमोद भगत, करनाला बैंक के उपाध्यक्ष पुंडलिक म्हात्रे आदि गणमान्यों सहित शेका पक्ष के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में कुंडेवाहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धाऊशेठ भोईर, युवा नेता राहुल भोईर, गव्हाण विभाग कांग्रेस के युवा नेता ज्ञानेश्वर पारगांवकर, वंदना कोली, रमेश पारगांवकर, रामकृष्ण ओलेकर, राहुल ओलेकर, वसंत म्हात्रे आदि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शेतकरी कामगार पक्ष में प्रवेश किया। इन कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने केवल आश्वासन का गाजर दिखाकर कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया था, मगर हम कथनी के बजाय करनी में विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि गव्हाण के नागरिकों को सता रही बिजली की समस्या को हमारे द्वारा सुलझाने के बाद इन कार्यकर्ताओं ने शेका पक्ष में प्रवेश किया है। गव्हाणमध्ये ज्या महिला भगिनी शेतकरी कामगार पक्षामध्ये प्रवेश केला, मी मुद्दामून सांगेन की म्हणजे सहकारी राजेंद्र घरत आणि भगवान कोळी आम्ही लोकांनी साहेब त्यांना कमीत कमी 7 ते 8 महिने त्यांना लाईटची व्यवस्था नव्हती। त्यांनी सरपंचाकडे वगैरे जाऊन बघितलं, त्यांनी खूप त्याला फेऱ्या मारल्या, परंतु आम्ही शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून आपण त्यांना स्वखर्चाचा बोलतो, त्याच्या घरापर्यंत लाईट द्यायचे काम आपण केलं आणि मग त्याला सरकार दुसऱ्या प्रकारे खोटे आश्वासनं घेऊन आम्ही त्यांना त्या कशामध्ये घेतलेलं नाहीये। त्यांना आता जर रस्त्याची त्यांची जी आधी अडचण आहे ती सुद्धा आम्ही पहिल्यांदा ग्रामपंचायत गावाला सांगून बघू। गावाची ग्रामपंचायत जरी काँग्रेस पक्षाची असेल तरी ते काम केलं नसेल तर आम्ही जे मध्ये साहेबांच्या आशीर्वादानं तुम्ही रस्ता पूर्ण करण्याचा मानस आमचा आहे। महिला बहिणी तुम्ही त्याच्यामध्ये काही विचार करू नका, आम्ही तुम्हाला त्यांनी सगळ्यांचा पाळलेला नाही तर शेतकरी कामाच्या वतीने तुम्हाला तोही रस्त्याचं काम आम्ही आमच्याकडनं करून देऊ तुम्हाला हवे देतो। ज्ञानेश्वर पारगांवकर के बारे में भाष्य करते हुए राजेंद्र पाटिल ने कहा कि मामा के खिलाफ चुनावी जंग में उतरने वाले भांजे ज्ञानेश्वर पारगांवकर और उनके सहयोगियों ने शेतकरी कामगार पक्ष में प्रवेश कर कांग्रेस को बेनकाब किया है। जे यशाचे शिल्पकार आहेत ते माझे मित्र ज्ञानेश्वर पारगांवकर आज शेतकरी कामगार पक्षामध्ये ते प्रवेश करते झाले, त्याचं मी अगदी माझ्या अंतकरणापासून स्वागत करतो। पक्षाच्या कार्यक्रमाला त्यांनी वाहून घ्यायला पाहिजे, तरुण असा कार्यकर्ता त्याच्यामध्ये आहे। मी मुद्दामून सांगेन की जसं कंस मामाचा सत्यानाश त्याचा सहा जसा कृष्णाने केला तसा ओढकर कुटुंबियांचा हा भाता त्याच्या मामाचा त्यांनी निवडणुकीमध्ये सत्यानाश करून त्यांना फक्त पाणीपत करून शेतकरी कामाकडे पडण्यामध्ये ज्ञानेश्वर पारगांवकरांचा फार मोठा वाटा होता। जरी ते अपक्ष म्हणून पराभूत झाले असतील तरी त्याची ताकद आपल्या शेका पक्षाला घेतल्यामुळं दंगल गावामध्ये पुन्हा एकदा आपण सगळ्या प्रकारे आणखी बाजूला येऊ असा विश्वास त्या नेत्याने व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा पक्षामध्ये यायचे असलेल्या कार्यकर्त्यांचं पक्षाच्या वतीनं आणि
माझ्या वतीने माझं स्वागत करतो। इस दौरान शेका पक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत ने भी पक्ष प्रवेश करने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और अपने भाषण में कांग्रेसियों की कड़ी शब्दों में आलोचना की। राजेंद्र पाटील प्रथमच सांगितलं की आज पडवळीच्या आमदाराचा वाढदिवस आहे आणि त्याचं जे गाव आहे गव्हाण गाव जे आपण स्वतःचं गाव समजतो त्या गव्हाण गावच्या महिला कार्यकर्त्यांना त्याच्या वाढदिवसाच्या औचित्य साधून शेतकरी कामगार पक्षात प्रवेश केला, विशेषतः त्यांचा अभिनंदन करतो। त्याच्याबरोबर मी दुसरं अभिनंदन करायचं की ज्ञानेश्वर मालगावकर यांनी ज्या वेळेला शेतकरी कामगार पक्ष आणि काँग्रेसची निवडणूक ग्रामपंचायत निवडणूक झाली त्या निवडणुकीत त्यांनी धैर्य दाखवून आपल्या स्वतःच्या मामांच्या विरोधात जेव्हा त्यांनी अपक्षातून फॉर्म काढला त्याच वेळेला ते खऱ्या अर्थात शेतकरी कामगार पक्ष झाले होते, फक्त औचित्य साधण्याचं बाकी होतं आणि आज ते खऱ्या अर्थाने शेतकरी कामगार पक्षात प्रवेश करत झाले। त्यांच्या आणि त्यांच्या सागरसागरांचे शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने त्या ठिकाणी स्वागत करते। शुक्रवार को एक तरफ विधायक विवेक पाटिल का जन्मदिवस मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के निकटवर्तीय माने जाने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शेका पक्ष में प्रवेश कर उन्हें करारा झटका दिया है। कैमरा पर्सन किरण पाटिल के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। कहते हैं कि बुराई का अंत कभी न कभी तो हो ही जाता है। बड़े ही शातिराना तरीके से कंपनियों में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को तुर्बे पुलिस ने हिरासत में लिया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन आरोपियों ने कौन कौन सी कंपनियों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। तुर्बे पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने तुर्बे MIDC की कंपनियों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। मामले की शिकायत तुर्बे पुलिस थाने में किए जाने के बाद तुर्बे पुलिस ने उन्हें सरगर्मी से तलाशना शुरू कर दिया। तुर्बे पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई और 2 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। पकड़े गए आरोपियों के नाम है नौसार मुमताज और हबीब मकबुल्ला चौधरी। इन दोनों आरोपियों के पास से एक टेम्पो तथा कुछ माल बरामद कर लिया गया है और बाकी की चोरियों का सामान बरामद होना अभी बाकी है। पकड़े गए आरोपियों के विषय में तुर्भे पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक मालोजीराव पाटिल ने हमारे प्रतिनिधि को जानकारी दी। एक व्यापारी इसम असित नरेंद्र शाह, उम्र है 46, वो माटुंगा के रहने वाले, उनका फैक्ट्री है तुर्बा MIDC में। D47 विजेता फूड्स MIDC तुर्बा में है उनका कंपनी में वॉचमैन वगैरह रहते हैं। वो रात में 29 की रात में तो कंपनी बंद करके वो गए थे घर, तो कई अननोन एक्यूज अंदर जाके उनका शटर तोड़ के कंपनी का माल जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है 7 HP, 7 HP, 5 HP, 3 HP सिलेंडर और कंपनी का माल ऐसा कुल मिला के 91,000 का माल चोरी करके गए थे। उन्होंने आके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया। FIR का नंबर है 255/11, अंडर सेक्शन है 454, 457, 380। कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद हमें तहकीकात करने शुरू कर दिया। इंफॉर्मेशन हमारा स्टाफ का इंफॉर्मेशन कलेक्शन की वजह से हमको मालूमात मिला कि ऐसा 2 आरोपी है, उन्होंने माल चोरी किया है और ये टेम्पो नंबर है। हम टेम्पो नंबर के हिसाब से उनको ढूंढने शुरू किया। टेम्पो के साथ 2 आरोपी को हम पकड़ लिया है। अभी वो जेल में है। 2 तारीख को उनको पकड़ा है रात को, उनके कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने 6 तारीख तक उनको PC दिया है। इन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमने उससे वो टेम्पो रिकवर कर दिया 2,50,000 का। अभी बाकी माल रिकवर करना बाकी है। माल का भी थोड़ा सुराग मिल गया है, माल भी मिल जाएगा। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है कि जिस प्रकार विजेता फूड का शटर तोड़कर उन्होंने चोरी की कारनामों को अंजाम दिया है और कहां-कहां इस प्रकार के गुल खिलाए हैं। आपको हम बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 3,91,000 रुपयों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। उम्मीद है कि तहकीकात के बाद कुछ और संपत्ति पुलिस बरामद कर सके। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बैंक की हर योजना को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बैंक प्रबंधन कटिबद्ध है। करनाला बैंक के 16वें वार्षिक सर्वसाधारण सभा में विधायक विवेक पाटिल का प्रतिपादन। सागरी सुरक्षा में ढिलाई बरतने वाले कांग्रेस सरकार पर विधायक विवेक पाटिल का प्रहार। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में उठाया सागरी सुरक्षा का मुद्दा। सिडको प्रशासन छिड़क रहा है प्रकल्प बाधित किसानों के जख्मों पर नमक। कोंकण कमिश्नर SS संधू की मनमानी का प्रकल्प बाधित किसानों ने किया कड़े शब्दों में निषेध। और राह चलते नागरिक एवं कार चालकों को लूटने वाला ठगसेन पहुंच गया सलाखों के पीछे।
आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें 27457338 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।